चलिए दोस्तों शांत हो जाइए। आइए शुरुआत करते हैं कोशिका की। और कोशिका ही हम पढ़ रहे थे और 2 क्लास कोशिका के हुए थे और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो कोशिका द्रव को समझा दिए थे और एक बात समझ चुके हैं कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म में ढेर सारे संरचनाएं होती है जिसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। कोशिका द्रव में कई सारे संरचनाएं होती है जिसे हम कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और ये सेल ऑर्गेनल 2 प्रकार के होते हैं जो हम शुरुआत में ही पढ़े थे, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। और ये सेल ऑर्गेनल जो है सारे के सारे कहां स्थित है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कोशिका के अंगक कोशिका के किस भाग में मौजूद है, तो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, कोशिका द्रव में मौजूद है। और ये सेल ऑर्गेनल कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अंगों के कार्य करने के बदौलत एक शरीर जिंदा रहता है, ठीक उसी तरह कोशिका अंगक के कार्य के बदौलत एक कोशिका जिंदा रहता है। तो अब हम इन्हीं सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे और इन सेल ऑर्गेनल के बारे में विस्तार से जानकारी वैज्ञानिकों को तब मिलने लगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। जब तक नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नहीं किया था, तब तक किसी भी कोशिका अंगक, किसी भी सेल ऑर्गेनल के बारे में जानकारी नहीं थी। और दोस्तों जानकारी भी हो भी नहीं सकती है। एक ऐसी चीज जो अति सूक्ष्म है उसको देखेंगे तब तो उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबकी खोज लगभग 1931 के बाद ही हुई, क्योंकि 1931 ही वो समय है दोस्तों जब नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। तो आइए एक एक करके हम सेल ऑर्गेनल को समझते हैं। और हमारा जो पहला सेल ऑर्गेनल है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रदर्भी जालिका। अंतःप्रदर्भी जालिका, इसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER कहते हैं। लगभग हर राइटर अपने बुक में ER शब्द का जिक्र धड़ल्ले से किए है। ठीक है, तो ER इसको शॉर्ट में कहिए। तो ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी नाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, अंतःप्रदर्भी जालिका। वैसे नोट्स में हम प्योर हिंदी दिए हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। अंतःप्रदर्भी जालिका, अंतःप्रदर्भी जालिका, ER शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ER। यह संरचनाएं होती कैसे है दोस्तों? तो यह संरचना, मान लीजिए कि यह सेल है। ठीक है, यह सेल है और यह सेल का न्यूक्लियस है जिसका खोज बहुत पहले 1831 में ही रॉबर्ट ब्राउन कर चुके थे। तो यह सेल है, न्यूक्लियस है, और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो ER भी साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में अगर ER देखें, ER को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो ये एकदम सूक्ष्म यानी कि बहुत महीन नलियों का जाल के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, नलियों का जाल, एकदम छोटे छोटे, एकदम ट्यूब नहीं होता, पाइप, एकदम महीन पाइप का एकदम जाल की तरह दिखाई पड़ता है। तो अंतःप्रदर्भी जालिका को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इसकी संरचना कैसे दिखाई पड़ेगी? तो इसकी संरचना महीन नलियों के जाल के समान दिखाई पड़ता है। महीन नलियों के जाल के समान ये पूरे कोशिका द्रव में, ऐसा नहीं कि कोई एक जगह होता है, पूरे कोशिका द्रव में बिखरा पड़ा रहता है। और कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका
कुछ कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इतने बड़े होते हैं दोस्तों कि उसका एक सिरा न्यूक्लियस से जुड़ा होता है तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका का संरचना महीन नलियों के जाल के समान है। मतलब महीन नलियों की जाल है, मतलब इसको आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो एकदम इसी तरह महीन नलियों के जाल के समान आपको दिखाई पड़ेगा। और अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका द्रव की किसी एक भाग में नहीं रहते, पूरे कोशिका द्रव में बिखरे पड़े होते। और कुछ कुछ अंतःप्रद्रवी जालिका तो इतने बड़े होते हैं कि उसका एक सिरा न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से। लेकिन सभी इतने बड़े नहीं होते, सभी अंतःप्रद्रवी जालिका में कुछ ही इतने बड़े होते हैं कि जिसका एक सिरा न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ हो और दूसरा सिरा दोस्तों कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ हो। अब आइए कि ये एक ऐसी संरचना को लिए हुए हैं कि इसको विशेष परिस्थितियों में हम कंकाल तंत्र कह सकते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र। जिस तरह हमारा हड्डी हमें एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है कि नहीं करता है, ठीक कोशिका को अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम ईआर करता है। यानी कि अगर ईआर को निकाल दे, सारे ईआर को निकाल दे कोशिका के कोशिका द्रव से, तो क्या होगा? कोशिका पिचक जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मतलब इधर उधर इसकी आकृति अनियमित हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? अगर ये गोल है कोशिका तो गोल आकार बनाए रखने में कोशिका झिल्ली का योगदान सबसे ज्यादा है। लेकिन कोशिका झिल्ली एक बाहरी संरचना हो गया, अगर भीतर से इसको गोल रहने में कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट कौन कर रहा है? ईआर। जैसे कोशिका झिल्ली इधर से मतलब सिकुड़ना चाहेगा तो ये ईआर इसको सिकुड़ना नहीं देगा क्योंकि इसकी संरचना कुछ ऐसी है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका को भीतर से यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और कोशिका को निश्चित आकृति बनाए रखने में मदद करता है। इस विशेष कार्य के कारण हम अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहेंगे? ईआर को। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोशिका द्रव में जितने भी अंतःप्रद्रवी जालिका है सभी एक समान नहीं होते, कुछ अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसे होते हैं जिसके सतह पर गोलाकार संरचनाएं होते हैं। जिसके सतह पर दोस्तों क्या होते हैं? गोलाकार संरचनाएं होते हैं। जिसके सतह पर क्या होते हैं? गोलाकार संरचनाएं पाए जाते हैं, गोलाकार संरचनाएं पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का। अब कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई गोलाकार संरचनाएं मौजूद नहीं रहती है, कोई गोलाकार संरचनाएं मौजूद नहीं रहती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जैसे नहीं होते, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। और कुछ के सतह पर गोलाकार रचनाएं पाए जाते हैं, कुछ का सतह बिल्कुल फ्रेश होता है। इस आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आपका रफ ईआर और दूसरा क्या है? स्मूथ ईआर। दूसरा क्या है दोस्तों? स्मूथ ईआर। रफ ईआर और स्मूथ ईआर। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, रफ और स्मूथ। अब नाम से ही स्पष्ट हो गया है कौन रफ है और कौन स्मूथ है। तो रफ वही है जिसके सतह पर यह गोलाकार संरचनाएं मौजूद है। दोस्तों ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं राइबोसोम कहलाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में भी क्या कहलाते हैं दोस्तों? राइबोसोम कहलाते हैं। यानी कि इंडोप्लाज्मिक सतह पर स्थित और रफ इंडोप्लाज्मिक सतह पर स्थित गोलाकार संरचनाओं को, ध्यान दीजिए, गोलाकार संरचना तभी दिखेगा जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे।
तो जिसके सतह पर ये गोलाकार गोलाकार संरचना ये रफ कहलाता है, और ये गोलाकार संरचना क्या है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ किसकी उपस्थिति के कारण है, तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण है। किसके कारण है दोस्तों, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण है। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार पुनः समझिए, कोशिका द्रव के भीतर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना महीन नलियों के जाल के समान है, और यह पूरे कोशिका द्रव में बिखरे पड़े होते हैं। कुछ कुछ अंतःप्रद्रवी जालिका इतने बड़े होते हैं कि एक सिरा किससे लगा होता है, न्यूक्लियस से, तो दूसरा सिरा कोशिका द्रव से। आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, पूछ देगा कि एक कोशिका द्रव में स्थित नलियों के समान संरचना जिसका एक सिरा न्यूक्लियस से दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ है, वह संरचना कौन हो सकता है, 100% वो ER ही हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना कोई नहीं है। अपनी विशेष पर कार्यों के कारण इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र। अगर सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकाल दे बाहर, तो कोशिका अपनी निश्चित आकृति को बनाए रखने में सफल नहीं रहेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव के अंदर सभी एक जैसे नहीं होते, दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ किसकी उपस्थिति के कारण रफ हो गया है, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति नहीं है, जिसके सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति नहीं है। क्लियर हो गया तक। अब यह संरचना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में भाग लेता है दोस्तों प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड। लिपिड अगर नहीं समझते हैं तो बस आप जरूर समझ रहे होंगे। तेल अगर जरूर समझ रहेंगे, तेल चाहे वो वनस्पति से प्राप्त तेल हो चाहे वो पशुओं से प्राप्त तेल हो, सभी तेल एक प्रकार का क्या है, लिपिड। सभी वसा एक प्रकार का क्या है, लिपिड। मधुमक्खियों से प्राप्त मोम भी एक प्रकार का क्या है, लिपिड है दोस्तों। तो यह संरचना ER संरचना बनाने में कौन कौन से जैव अणु भाग लेते हैं, प्रोटीन और लिपिड। और दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रोटीन और लिपिड को संयुक्त रूप से लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि आप अलग अलग बोलना नहीं चाहते हैं तो एक साथ बोल दीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपोप्रोटीन का बना होता है। जब भी आप लिपोप्रोटीन बोल देंगे तो वह डिफिनेशन में आ जाता है कि लिपोप्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमारे शरीर में बनेगा जब पर्याप्त मात्रा में शरीर में क्या हो, प्रोटीन हो और लिपिड हो। और दोस्तों इसका नया नाम, जीव वैज्ञानिकों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नया नाम प्रस्तावित किया है, उसका नाम है एर्गेस्टोप्लाज्म। एर्गेस्टोप्लाज्म, हिंदी में भी इसे एर्गेस्टोप्लाज्म कहा जाता है, एर्गेस्टोप्लाज्म। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत प्रचलित और चर्चित नाम है। नवीन नाम एक प्रचलन में आया है एर्गेस्टोप्लाज्म। तो यह भी ध्यान रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम एर्गेस्टोप्लाज्म प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रस्तावित किया गया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके बने होते हैं, या प्रोटीन और लिपिड ना बोलकर हम क्या बोल दें। अब आइए दोस्तों इसके कार्य क्या है, ये कौन से कार्य करते हैं। हम शुरुआत में ही पढ़े थे दोस्तों, शुरुआत में ही पढ़े थे कि हर कोशिका अंगक कोई ना कोई कार्य करते हैं, कोई ना कोई कार्य करते हैं। हर कोशिका अंगक कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो ये कौन कार्य करते हैं, अब देखिए इसका काम है ट्रांसपोर्टिंग का। इसका क्या काम है, परिवहन का कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करते हैं। परिवहन का मतलब समझते हैं ना, किसी भी सामान को एक जगह से, तो अंतःप्रद्रवी जालिका का काम अंतः कोशिकीय परिवहन यानी कि कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्टिंग का करता है। मान लीजिए कि कोशिका द्रव के इस भाग में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है और न्यूक्लियस के आसपास प्रोटीन नहीं है, तो क्या होगा, प्रोटीन इसके नली में प्रवेश करेगा और डायरेक्ट यहां पर आकर निकल जाएगा। मान लीजिए कि कोशिका के इस भाग में जल की मात्रा अधिक है और इस भाग में जल की मात्रा असंतुलित हो चुकी है, तो जल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नली में प्रवेश करेगा, यहां निकल जाएगा। तो
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य करता है और विशेषकर यह प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, अंतःकोशिकीय परिवहन का मतलब आप समझ रहे ना। इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टिंग। अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य एक और कोशिका अंगक के द्वारा किया जाएगा आगे चलकर। तो आप इसमें यह याद रखिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन का काम करता है, लेकिन विशेषकर किसका? प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी भी मॉलिक्यूल्स का या पदार्थ का परिवहन ये बहुत कम करता है और ये प्रोटीन का परिवहन बहुत ज्यादा करता है। अब इसका राज समझ लीजिए कि ये प्रोटीन का इतना परिवहन क्यों करता है ज्यादा। इसका मुख्य कारण है कि प्रोटीन का परिवहन आप जो कहिएगा कि दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, नहीं, प्रोटीन का परिवहन खासकर किसके द्वारा होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि इसके सतह पर जो ये राइबोसोम है ना, ये प्रोटीन के अणुओं को निर्मित करता है। चूंकि इसके सतह पर ढेर सारे प्रोटीन अणु निर्मित रहते हैं, तो इसे यह जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। यानी कि इसके सतह के ऊपर राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। बना हुआ प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नली में आ जाता है, जो वह इसको एक जगह से दूसरे जगह करते रहता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हुआ अंतःकोशिकीय परिवहन का, विशेषकर किसका? लेकिन यह कौन करता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन के परिवहन का कार्य करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन के परिवहन का कार्य करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वसा का संश्लेषण करता है। किसका? वसा का और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है? कार्य आप समझे। अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य और विशेषकर प्रोटीन के परिवहन का कार्य कौन सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण का काम कौन करता है? अब आप ये समझिए कि आखिर वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण का मतलब क्या हुआ। कि जब हम बोलते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आप भोजन करते हैं, उस भोजन में निश्चित रूप से क्या होता है? वसा होता है। मतलब आप जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, उन सब में एक फूड कंपोनेंट कौन उपस्थित रहता है? वसा। आप जानते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें भोजन करने के बाद पाचन होता है, यानी भोजन पचता है। अधिकांश प्राणी जो है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता। अब बैक्टीरिया का नाम सुने हैं? सुने होंगे, बिल्कुल, कभी पीड़ित भी होंगे। बैक्टीरिया रोग फैलाता है। बैक्टीरिया जो भोजन करता है ना, वो उसमें पचाने की कोई झंझट। कवक फंगी का नाम सुने हैं? फंगी भी जो भोजन करता है ना, उसको पचाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रमुख जीव जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, उन जीवों में एक विशेष गुण है कि वे भोजन करते हैं, उसको पचाते हैं। और हम लोग भी ऐसे ही प्राणी हैं दोस्तों कि जो भोजन ग्रहण कर उसे पचाते हैं। और ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें भोजन पचाने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें भोजन पचाने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आप भोजन किए, उस भोजन में ढेर सारा चीज है। एक चीज क्या है? अब जानते हैं कि छोटी आंत में वसा का पूरी तरह से क्या हो जाता है? पाचन कंप्लीट हो जाता है। वसा का पूरा तरह से पाचन हो जाने के बाद हमारे शरीर में बनता है वसा अम्ल, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल। और कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ग्लिसरॉल का नाम सुने ही होंगे, और नहीं सुने तो आप सुन गए ना, ग्लिसरॉल। तो वसा जब पूरी तरह से पचता है हमारे शरीर में, तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वसा जब आपके भोजन का पूरी तरह से छोटी आंत में पच जाएगा, तो वो फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल में बदल जाएगा और यह फैट पचा हुआ भोजन सीधे कहां आ जाता है? रक्त में। रक्त इसको पहुंचा देता है कोशिका को। बाद में हम जो खाना खाते हैं वे भोजन हमारे सभी कोशिकाओं को मिलता है। किसके द्वारा? अब सेल के पास पहुंचा क्या है? फैटी एसिड। और अब सेल का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़कर क्या बना देते हैं? और यही वसा का संश्लेषण कहलाता है। वसा का निर्माण भी आप कह सकते हैं। तो हमारे पचाए गए भोजन के छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर ये पुनः हमारे शरीर के उपयोग लायक अणुओं में बदल देता है और यही काम करना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। तो वसा का संश्लेषण स्मूथ ईआर यानी कि चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब आप समझे ना कि इसका मतलब क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ गए ना? अब कहिएगा कि ये वसा फिर से क्यों बना देता है? क्योंकि जरूरत है हमारे शरीर को, इसलिए बना देता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो अंतःकोशिकीय परिवहन विशेषकर प्रोटीन का कौन करता है? रक्त। वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कौन करता है? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अब देखिए दोस्तों कि वसा की जरूरत किस में होती जानते हैं? हम जो वसा का सेवन करते हैं उसकी जरूरी किस चीज में है? उसका जरूरी खासकर हार्मोन को बनाने में है। हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए विशेष विशेष प्रकार का हार्मोन चाहिए। विशेष विशेष प्रकार का क्या चाहिए? हार्मोन चाहिए। और वो हार्मोन निर्मित होने में क्या चाहिए? वसा चाहिए। तो ऐसे अंग जो हार्मोन का निर्माण करता है, और ध्यान रखिएगा हार्मोन का निर्माण एक विशेष प्रकार के ग्रंथि या ग्लैंड में होता है। तो जो अंग हार्मोन का निर्माण करेगा उस अंग के कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। उस अंग के कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। दोस्तों क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है दोस्तों? समझ गए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए हमारे प्रश्नों का आप जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है? वैसे आंसर क्या होगा तो सब में ईआर कह दीजिएगा आप, लेकिन समझिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कोशिका द्रव के भीतर महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। ईआर कहते हैं। या आपसे दूसरे की तरह महीन नलियों का जाल जिसका एक सिरा न्यूक्लियस दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे? ईआर कहेंगे। क्या कहेंगे? ईआर कहेंगे। उसके बाद कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? या आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि कोशिका को भीतर से यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? ईआर प्रदान करता है। ईआर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रफ और। प्रोटीन का अंतःकोश के परिवहन किसके द्वारा? वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण स्मूथ ईआर के द्वारा होता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण स्मूथ ईआर के द्वारा किया जाता है। ईआर का नया नाम क्या है? एर्गोस्टोप्लाज्म। ठीक है? ईआर किन किन जैव अणुओं से बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से, या फिर लिपो प्रोटीन से। अब वसा का संश्लेषण समझ ही गए दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि ईआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। इसके खोज से कौन कौन वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं? इसके खोज से जो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं उसमें सबसे चर्चित नाम पोर्टर का आता है। ठीक है? दूसरा नाम क्लाउडे का आता है। पोर्टर, क्लाउडे और फूलम। ठीक है? पोर्टर और क्लाउडे और फूलम, ये तीनों ने मिलकर के, जिसमें मुख्य भूमिका किसकी है? इनकी भूमिका सहायक की है। इनकी भूमिका क्या है? सहायक है। तो इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर और उनके सहयोगी क्लाउडे और फूलम के द्वारा किया गया। आगे चलकर इसका नाम ईआर जो रखा, नाम रखने में 2 वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, एक पोर्टर और दूसरा कॉलमैन। पोर्टर और कॉलमैन।
यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर और उनके सहयोगी क्लाउडे और फूलम के द्वारा किया गया। आगे चलकर इसका नाम यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देने वाले वैज्ञानिक जो है वे पोर्टर और कॉलमेन है। पोर्टर और कॉलमेन है। पोर्टर और कॉलमेन है। यानी कि खोजने और नाम रखने में दोनों में जिनकी भूमिका है वे कौन है? पोर्टर है। तो मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में सारे नाम दे दिए, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो तब आप किसको मारेंगे? पोर्टर को मारेंगे। हालांकि इस तरह से आपको प्रश्न दे नहीं सकते हैं, क्योंकि निश्चित ही जो प्रश्न सेट करेंगे वह हम आपसे ज्यादा योग होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो इस तरह से वे क्वेश्चन सेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कर दे, क्योंकि शिक्षा में भी शिक्षा माफिया बहुत पैदा हो गया। क्या? हाँ, पता चला बीपीएससी का सेंटर वहां पर हो गया है जहां पर बिहार सरकार को भी पता नहीं कि हमारा कॉलेज है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए दे दिया, तब आप किसको मारिएगा? पोर्टर को मारिएगा। उसके बाद दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल आप फ्री हो जाइए। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बाय चांस पूछा भी जाएगा, उसको कोई नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम दूसरी संरचना पर आते हैं। ठीक है, दूसरी संरचना पर। क्लियर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट में देखिएगा कुछ दो बात ज्यादा लिखा, तो कहीं पर दो बात कम बताते हैं, कहीं पर दो बात ज्यादा बताते थे, लेकिन नोट में उतना चीज है कि आपके जरूरत का पूरा है। और दोस्तों आप टारगेट बैच है, आपको सीधा एग्जाम पर अटैक करना है, और एग्जाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? क्वेश्चन पर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसीलिए क्लास में समझिए, घर पर पूरा दिमाग क्वेश्चन पर लगाइए। अब क्वेश्चन हम सारा किताब का एक जगह कर दिए हैं, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए वो बुक छूट गया, ये बुक छूट गया, सारा बुक एक जगह है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस किस पर? क्योंकि आखिरकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, बीपीएससी की तरफ मेंस में लिखना नहीं है कि आप लिखिएगा कॉपी पर जा करके। आजकल एक विद्यार्थी आए कि आप जो पढ़ाते हैं उसके बाद हम लिखते हैं, कल हो गया तुम निकल है बाहर। ठीक है, कल के सर इससे और अच्छा याद हो जाता, कल अच्छा याद हो जाता, बहुत रट के क्वेश्चन वहां पर जाकर बनाना है। इसीलिए आप टारगेट बैच के हैं सिर्फ क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पर्याप्त है नोट्स में। ठीक है, तो इसीलिए जितना क्वेश्चन आज, जैसे आज खत्म हुआ क्लास, गए क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाए, और क्वेश्चन बना के उसको पूरा रट लिए, और उसके बाद अब हीरो है, हीरो। ठीक है, हाँ, वो दोस्त भी कहेगा कि देखो तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, क्या होता नहीं, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, बस क्लियर दोस्तों। आइए दोस्तों एक दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा सेल ऑर्गेनल पर आते हैं। उसका नाम है राइबोसोम। इसका हिंदी नाम भी राइबोसोमी है। अब पहली बात यह ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस तरह कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली है, हालांकि पौधों में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति भी है, तो जिस तरह कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली है ना, उसी तरह कोशिका के अंदर जितने भी अंगक है ना, उसके ऊपर भी एक झिल्ली है। यानी कि सभी कोशिका अंगक झिल्लियों से घिरी हुई है, सभी कोशिका अंगक झिल्लियों से घिरी हुई। जैसे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें, इसके बाहरी भाग को हम झिल्ली कहेंगे। तो जिस तरह कोशिका के ऊपर एक महीन पतली झिल्ली होती है, उसी तरह कोशिका के सभी कोशिका अंगक के ऊपर एक महीन पतली झिल्ली होती है। निश्चित तौर पर वो कोशिका झिल्ली के इतना मोटा नहीं होगा, अर्थात 75 एंगस्ट्रोम का नहीं होगा। ठीक है, 10 एंगस्ट्रोम का हो सकता है, 12 एंगस्ट्रोम का हो सकता है, लेकिन होता है। यानी कोशिका अंगक भी झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है, कोशिका अंगक भी झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है। लेकिन एकमात्र संरचना राइबोसोम है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, यानी कि यह इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, कोई झिल्ली
नहीं होती है। तो कौन से कोशिका अंगक के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, या कौन सा कोशिका अंगक झिल्ली विहीन है? उसके बाद जितने भी कोशिका अंगक है दोस्तों, उसमें सबसे छोटा कौन है? राइबोसोम। सबसे छोटा कौन है? राइबोसोम में सबसे छोटा कौन है दोस्तों? तो राइबोसोम एक झिल्ली विहीन और सबसे छोटी कोशिका अंगक, झिल्ली विहीन और सबसे छोटा कोशिका अंगक। अब आइए सबसे पहले इनके संरचनाओं पर बात करते हैं। जिस तरह आप देखें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम महीन नलियों के जाल के समान संरचना है, तो फिर यह किस तरह दिखता है दोस्तों? तो मान लीजिए कि यह कोशिका है। हालांकि आपको पता है, ये नहीं समझिएगा कोशिका केवल गोल और गोल ही होते हैं। गोल इसलिए बना रहे हैं ताकि ये बनाने में आसान। तो दोस्तों ये जो राइबोसोम है, इसकी संरचना छोटी, इसकी संरचना दोस्तों छोटी थैली के समान होता है, छोटी थैली के समान होता है। और ये 3 तरह से कोशिका द्रव्य में नजर आते हैं। 3 तरह से राइबोसोम 3 तरह से कोशिका में नजर आते हैं। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर ये था, ये आप समझ ही गए ना दोस्तों। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर था कि न था? तो राइबोसोम छोटी थैलियों के समान संरचना है। राइबोसोम छोटी थैलियों के समान रचना है, जो कोशिका द्रव्य में अकेले भी रहते हैं, कोशिका द्रव्य में अकेले भी रहते हैं, गुच्छे बनाकर भी रहते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर भी रहते हैं। यानी राइबोसोम आपको 3 तरह से दिख सकते हैं। अकेले पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ, अकेले कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ, कोशिका द्रव्य में गुच्छों के समान, और अंतः प्रद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। क्लियर हो गया? इसकी संरचना कैसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपसे पूछ देगा छोटी थैलियों की संरचना जो झिल्ली विहीन है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे राइबोसोम कहेंगे। और यह आपको बना होता है दोस्तों प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। प्रोटीन से बना होता है और आरएनए से। अब यह आरएनए क्या है? तो जिस तरह प्रोटीन एक जैव अणु बायोमोलिकुल्स है ना, उसी तरह आरएनए भी बायोमोलिकुल्स। इसकी डिटेल जानकारी हम जब आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, अनुवंशिकी, उसमें देंगे। फिलहाल आप आरएनए के बारे में इतना समझिए कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के तरह आरएनए भी एक बायोमोलिकुल्स है, जैव अणु है। यानी कि यह अनिवार्य रूप से जीवों को मिलनी चाहिए और उसे उसके शरीर में रहनी चाहिए। तो राइबोसोम किसके बने होते दोस्तों? प्रोटीन और आरएनए। किसकी संरचना छोटी थैलियों के समान होती है। ये कोशिका द्रव्य में 3 तरह से दिखाई पड़ते हैं। ये कोशिका द्रव्य में 3 तरह से दिखाई पड़ते हैं। अब आइए दोस्तों कि ये इसके बारे में थोड़ा समझिए कि जो गुच्छे वाले राइबोसोम है, इसको क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम भी कहते हैं। पॉलीसोम कह दीजिए या पॉली राइबोसोम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में गुच्छे के समान नजर आते हैं, राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में गुच्छे के समान नजर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में गुच्छे के समान नजर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर पॉलीसोम गुच्छा है तो जरूर इसको कोई बांधा होगा। कुछ राइबोसोम बिखरे पड़े हैं, दोस्तों, और कुछ गुच्छे में है, तो इसका मतलब जो गुच्छा में उसको बांधा गया है, जो गुच्छा में है उसको क्या किया गया है? बांधा गया है। तो अब सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि आखिर इसको बांधने वाली इकाई कौन है?
पॉलीराइबोसोम में वे कौन सा धागा है जो इसको बांध दिया है? तो उसका नाम है दोस्तों mRNA। क्या है दोस्तों? अब देखिए कि प्रोटीन की तरह आरएनए भी एक बायोमोलिकुल्स है और वह आरएनए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो अब देखिए दोस्तों कि राइबोसोम बना हुआ किससे? प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ। तो प्रोटीन और आरएनए, तो राइबोसोम को बनाने में जो आरएनए भाग लेता है उसका नाम है राइबोसोमल आरआरएनए, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमआरएनए। अति आरआरएनए मतलब राइबोसोम, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इसका काम कुछ और है, यानी कि आरएनए कोशिका के अंदर कितने टाइप के होते हैं? इसमें जो आरएनए का ये टाइप है यानी कि एमआरएनए, यही एमआरएनए वो धागा है जो इसको आपस में बांध कर क्या बना दिया है। तो आपसे पूछ देगा कि पॉलीसोम कौन सी संरचना है? तो पॉलीसोम एक ऐसी संरचना है जिसमें राइबोसोम के अतिरिक्त क्या है और एमआरएनए वे धागा है या एमआरएनए वो यूनिट है जो राइबोसोम को आपस में बांधने का कार्य किया है, जो राइबोसोम को आपस में बांधने का काम किया। कोई दिक्कत? समझ गए ना? अब आइए इनके कार्यों पर, और इसका एकमात्र कार्य है और इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का एकमात्र काम प्रोटीन का संश्लेषण करना है, इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं है इसका। और दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का क्या अर्थ है? तो वसा संश्लेषण का अर्थ आप समझे थे ना, वही बात यहां पर भी है दोस्तों। आप जो सोयाबीन खाते हैं, दाल खाते हैं, उसमें क्या रहता है? प्रोटीन रहता है दोस्तों, ज्यादातर प्रोटीन रहता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बिना पाचन हुए कोई चीज शरीर उपयोग नहीं कर पाएगा। तो जब भोजन में स्थित प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो यह बदल जाता है दोस्तों अमीनो एसिड में। यह किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड में बदल जाता है। अब ये अमीनो एसिड चला आएगा किस में? रक्त फिर इसको पहुंचा देगा किसको? यानी कि कोशिका में पहुंचा है क्या? शरीर को जरूरत है किसकी? अब शरीर करेगा क्या? तो राइबोसोम का काम है अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स को पुनः आपस में जोड़ करके क्या बनाना, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का क्या? अब कोई भी संश्लेषण कह दे तो कोई भी संश्लेषण का अर्थ यही है कि उसका निर्माण करना। वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण का मतलब वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। किससे? तो आप समझ रहे हैं, छोटे छोटे अणुओं से जो पाचन के बाद बना है और रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा है। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लियर है दोस्तों? सब कुछ समझ गए राइबोसोम के बारे में? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि आज जो पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु हैं सभी एक साथ इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। आज देख रहे हैं ना भिन्न भिन्न जातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे ढेर सारे हैं। अब वैज्ञानिक को तो पूरा खोजा भी नहीं है दोस्तों। पृथ्वी पर कई ऐसे जगह है जैसे काला हरिमनोस्तर के बीचों बीच अमेजन के घने जंगल, उसमें कौन रहते हैं, किन किन प्रजातियों के जीव रहते हैं, आज भी हमारे जीव वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है। तो आज जो हम इतने प्रकार के जातियों के जीव जंतु को देखते हैं या पेड़ पौधों को देखते हैं, निश्चित तौर पर सभी एक साथ पृथ्वी पर नहीं आए हैं। एक साथ आए हैं, ऐसा नहीं कि पृथ्वी बना ऊपर से सब कूद गए चलो अब, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। कैसा हुआ? यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर कैसे आए? तो इसको समझने के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसका नाम ही है जैव विकास, जो अंत में है।
लेकिन हम थोड़ा सा आपको अभी ही बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी पर कैसे आए हैं। तो एक एक करके आए, यानी पहले मछली आए हैं। मछली इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष रहा, और लाखों करोड़ों वर्ष जो मछली इस पृथ्वी के पानी में रहा, तो उसमें कुछ मछलियां जो है उछल करके बाहर निकल जाता था। उसकी आने वाली पीढ़ी और ज्यादा उछलने का गुण आ गया। धीरे 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 करके उसके करोड़ों वर्ष बाद जो पीढ़ी आई, उसमें उछलने का इतना गुण था कि वे मछली जैसे प्रतीत ही नहीं हो रहा था, वे मेढक बन गया दोस्तों। तो इस पृथ्वी पर कोई जीव एक साथ नहीं आए। पहले जो जीव आए उसी में परिवर्तन होते गया और उससे ही नए जातियों का जीव बना। उदाहरण के लिए आप इतना तो जानते हैं कि पहले बंदर आया, परिवर्तन हो गया और मानव बन गया। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव एक साथ नहीं आए, पहले एक जीव आए हैं, उसी में परिवर्तन होकर नए जीव का उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुआ है। तो ऐसा तो कोई जीव होगा ना जो सबसे पहले आया होगा, है? और सबसे पहले आने में नाम किसका है जानते हैं? वायरस का। वायरस वो जीव है दोस्तों जो इस पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहले जीवन जीने के लिए आए। लेकिन वायरस में कई वैज्ञानिकों को कंफ्यूजन है, वे उन्हें जीव नहीं मानते। वो इसलिए कि जीव का परिभाषा ये है कि वे कोशिकाओं से बना होगा, और वायरस में कोई कोशिका होता ही, फिर भी वे जीवों के समान व्यवहार करते हैं। वायरस जीवों के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई कोशिका नहीं होने के कारण कई जीव वैज्ञानिक उसे जीव मानने से इनकार कर दिए हैं। तो वायरस को हटा दीजिए तो बैक्टीरिया वो पहला जीव है दोस्तों जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए। यानी इस पृथ्वी का सबसे लोकल जीव बैक्टीरिया है। और जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिका है वह कोशिका बैक्टीरिया की कोशिका से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। विकास की प्रक्रियाओं के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और दोस्तों दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन आप समझिए कि यह जो कोशिका है बहुत कम विकसित कोशिका है, और यह जो कोशिका है यह विकसित कोशिका है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाया जाता है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वही गिने चुने जीव जिसमें एक नाम बैक्टीरिया का है उसमें पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम होता है दोस्तों वह छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होता है वह बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम छोटा, यूकैरियोटिक का राइबोसोम बड़ा। अब कहिए कि कौन सा फीता लेकर मापे हैं कि बड़ा छोटा कर दिए, ठीक है? तो दोस्तों राइबोसोम को मापने का भी एक यूनिट बना हुआ है जिसका नाम है सेडरबर्ग यूनिट। और सेडरबर्ग यूनिट में प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकृति 70S है, यूकैरियोटिक का 80S। यूकैरियोटिक का 80S। एस का मतलब सेडरबर्ग यूनिट। सेडरबर्ग यूनिट यानी कि राइबोसोम मापने की इकाई। तो राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, 70S और 80S। 70S का मतलब ये छोटा है, 80S का मतलब ये बड़ा है। 70S प्रोकैरियोटिक यानी कि कम विकसित कोशिकाओं में जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए, और 80S यानी कि बड़ा राइबोसोम यानी विकसित कोशिका में यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में। अब दोस्तों 70S राइबोसोम भी दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कितने सब यूनिट से? 30S और 50S। ध्यान दीजिए जोड़ने पर 80 हो जाता है, लेकिन 30S राइबोसोम 50S राइबोसोम आपस में जुट करके कौन राइबोसोम बनाता है? यानी कि जो छोटा राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है, जो 70 राइबोसोम है, उसके कितने सब यूनिट है? दो। यानी कि 70S को विभाजित कर देंगे ना तो कितना राइबोसोम बनेगा? दो। कौन कौन? तो 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट है, कौन कौन? 30S और
50s। उसी तरह 80s का भी 2 सब यूनिट है, 40s और 60 है। ध्यान दीजिए, इसको जोड़ने से 80 आ जाता, इसको जोड़ने से 100 आ जाता। जोड़ने पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्लास नहीं चल रहा है दोस्तों, बायोलॉजी चल रहा है। अब बायोलॉजी में 70s राइबोसोम के कितने सब यूनिट है? 30s और 50s। 30s और 80s राइबोसोम के कितने सब यूनिट? 40s और 60। कोई दिक्कत? समझ गए? राइबोसोम क्लियर? अब आप हमारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए कि इतना समझ रहे हैं, पूरा तरह समझ रहे हैं ना? हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि कोशिका द्रव के अंदर सभी कोशिका अंगकों में सबसे छोटा कौन होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम झिल्ली विहीन और सबसे छोटी संरचना, ये भी याद रखिएगा। आपसे कह देगा निम्नलिखित में कौन झिल्ली विहीन संरचना है, तो ऐसी एकमात्र संरचना है कौन? इसके अतिरिक्त जितने भी सेल ऑर्गेनेल कोशिका अंगक पड़िएगा, सबके ऊपर में झिल्ली चढ़ा रहेगा। सबके ऊपर में क्या रहेगा? राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ था। क्लियर है दोस्तों? राइबोसोम आपको कोशिका द्रव में 3 तरह से दिख सकते हैं, बिखरे हुए, समूहों में या गुच्छों में, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। इतने ज्यादा विविधता से रहने वाला एकमात्र कोशिका अंगक राइबोसोम ही है, जो अपना आशियाना 3 तरह से बनाए हुए हैं दोस्तों। इस तरह का आगे आपको कोई कोशिका अंगक नहीं मिलेगा कि 3 तरह से आशियाना बनाया हुआ कोशिका द्रव में। उसके बाद दोस्तों ये याद रखना है कि गुच्छे वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। अब गुच्छे में राइबोसोम को गुच्छे में रखने वाला जो इकाई है वे कौन है? mRNA है। राइबोसोम का एकमात्र काम प्रोटीन का संश्लेषण करना, जिसके कारण इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम कितने प्रकार के? प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम और यूकैरियोटिक वाला राइबोसोम 80 है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो इतना ही पूछ सकता। अब आइए दोस्तों इसके खोज पर जरा ध्यान दीजिए, और इसका खोज अलग अलग हुआ। सबसे पहले राइबोसोम का खोज जो है वह प्लांट के सेल में हुआ। किसके सेल में हुआ? प्लांट सेल में हुआ। और प्लांट सेल में राइबोसोम को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक था रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन तथा ब्राउन। रॉबिन्सन तथा ब्राउन। तो राइबोसोम का सर्वप्रथम खोज पौधे की कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। राइबोसोम का खोज प्लांट सेल में सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। किसने किया था? आगे चलकर जब प्लांट में खोज हो गया, तब आगे चलकर एनिमल में इसका खोज हुआ। एनिमल में इसका खोज, एनिमल सेल में इसका खोज हुआ, यानी जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में खोजने वाले इसके कौन थे? पेलेड थे। कौन थे दोस्तों? पेलेड थे। हालांकि ज्यादा उपलब्धि पेलेड को ही हासिल हुआ था राइबोसोम के खोज में, यानी उतनी उपलब्धि रॉबिन्सन और ब्राउन की नहीं मिल पाया जितना पेलेड का हुआ। पेलेड तो एनिमल सेल में राइबोसोम कर इतनी ख्याति अर्जित की कि इन्हीं के नाम पर राइबोसोम को पेलेड कण भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पेलेड नाम, पेलेड कण, पेलेड पार्टिकल। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि पेलेड पार्टिकल किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। पेलेड पार्टिकल किसको कहते हैं? पेलेड वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल सेल में राइबोसोम को खोजा। हालांकि जिन्होंने खोजा उन्होंने राइबोसोम को राइबोसोम नाम नहीं दिया। बहुत आगे चलकर एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट। ठीक है, हाँ, ये वो रॉबर्ट नहीं है जो न्यूक्लियस को खोजा। न्यूक्लियस खोजने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। यह सिर्फ रॉबर्ट। इन्होंने इसका नामांकन किया, यानी कि राइबोसोम को राइबोसोम नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट। एनिमल सेल में खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पहले इसका खोज कहां हुआ?
और कौन खोजा? कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाए अगले कोशिका अंगक पर। अगला कोशिका अंगक क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हिंदी में से गोल्जी काय कहते हैं या गोल्जी एपरटस भी कहा जाता है। गोल्जी एपरटस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी कहां रहते हैं? तो सारे कोशिका अंगक कोशिका द्रव में ही रहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, पहले से हम क्लियर कर चुके हैं। बातचीत मत कीजिए। गोल्जी बॉडी दोस्तों, गोल्जी बॉडी को अगर कोशिका द्रव में देखा जाए, ये कोशिका बना दिए हैं और ये न्यूक्लियस बना दिए हैं। गोल्जी बॉडी को अगर कोशिका द्रव में देखिएगा तो ये कैसे दिखाई पड़ते जानते हैं? मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान। ठीक है, मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान, मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान, मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान, जो आपस में जुड़े रहते हैं। मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान जो आपस में क्या होते दोस्तों? जुड़े हुए रहते हैं। जो आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते। तो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से दिखाई पड़ते, इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। जो आपस में सारे के सारे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो आपस में सारे के सारे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से गोल्जी बॉडी को देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से गोल्जी बॉडी को देखें, तो यहां हमें मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम महीन नलियों के जाल के समान दिखाई पड़ता। बहुत स्वर है दोस्तों। तो गोल्जी बॉडी की संरचना मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान होता है। मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान। आकृति क्लियर हो गया ना? आगे चलकर दो वैज्ञानिक, जिसमें एक का नाम था डाल्टन, ध्यान दीजिए परमाणु वाला डाल्टन नहीं है ये, तथा परमाणु में एक जॉन डाल्टन है। ठीक है, डाल्टन और फेलिक्स, डाल्टन और फेलिक्स वैज्ञानिक ने सबसे पहले गोल्जी बॉडी के जो ये मुड़े हुए छड़ के समान, मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान नजर आते हैं, उसका सबसे पहले विस्तृत अध्ययन डाल्टन तथा फेलिक्स ने किया। और डाल्टन तथा फेलिक्स ने मुड़े हुए छड़ को एक अलग नाम दिया और वह नाम दिया सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। ठीक है, डाल्टन और फेलिक्स ने मुड़े हुए छड़ में छड़ के समान, रॉड के समान संरचना को सिस्टर्नी नाम दिया। क्या नाम दिया? सिस्टर्नी। तो आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के गुच्छों की समान संरचना कौन है, या कोशिका द्रव में सिस्टर्नियों के समूह को क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। दो तरह से क्वेश्चन, और ये सिस्टर्नी नाम देने वाले वैज्ञानिक है डाल्टन और फेलिक्स। हालांकि डाल्टन और फेलिक्स ने पूरे गोल्जी बॉडी को तीन भागों में बांटा है। एक सिस्टर्नी जो सबसे प्रमुख है, जो रॉड को कहा है डाल्टन और फेलिक्स ने। उसके बाद छोटे छोटे जो मतलब छड़ में भी जो छोटे छोटे संरचना है उसे उन्होंने स्मॉल ट्यूबल्स और वेसिकल्स नाम दिया है, और वैक्यूल जैसे संरचनाएं इस गोल्जी बॉडी के बीच में होते हैं। लेकिन तीन नाम में सबसे प्रमुख कौन है? सिस्टर्नी। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये मुड़े हुए छड़ के गुच्छों के समान। और ध्यान दीजिए, जिस तरह हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक अलग नाम दिए थे, गोल्जी अलग नाम दिए थे एर्गेस्टोप्लाज्म, उसी तरह गोल्जी बॉडी का एक अलग नाम है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। ठीक है, डिक्टियो। हालांकि डिक्टियोसोम का इस्तेमाल जंतु से ज्यादा पौधों के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि प्लांट के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम। ठीक
ठीक है। हाँ, गोल्जी बॉडी, सॉरी, गोल्जी बॉडी को प्लांट के संदर्भ में डिक्टियोसोम कहा जाता है ज्यादातर। ऐसा नहीं कि हम एनिमल के संदर्भ में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, सॉरी, गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम नहीं कह सकते। तो गोल्जी बॉडी का एक दूसरा भी नाम है डिक्टियोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी एक दूसरा नाम है एर्गोस्टोप्लाज्म। राइबोसोम का कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ राइबोसोम। तो कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के तरह गोल्जी बॉडी या सिस्टर्नी के समूह को गोल्जी बॉडी, जो मुड़े हुए छड़ है, रॉड है, उसी को डाल्टन और फेलिक्स ने क्या कहा है? सिस्टर्नी। अब ध्यान दीजिए कि इस गोल्जी बॉडी को सबसे पहले इटली के महान न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, ठीक है, इटली के एक महान न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, उन्होंने ही इसे खोजा था सबसे पहले, ठीक है, उन्होंने ही खोजा था। और गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इटली के थे और एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। कहा जाता था कि पूरे विश्व में उस समय कैमिलो गोल्जी इतने बड़े न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थे दोस्तों। और उन्होंने ही सबसे पहले इस संरचना को तंत्रिका कोशिका, जो कि नर्वस सिस्टम बने होते जिन कोशिका से, उसमें गोल्जी बॉडी को देखा और इन्होंने खोज करके इसका नाम इंटरनल रेटिकुलर एपरटस रखा। यानी कि कैमिलो गोल्जी ने जब इस संरचना को खोजा तो उन्होंने इस संरचना का नाम इंटरनल रेटिकुलर एपरटस का है। बाद में चलकर कैमिलो गोल्जी के योगदान को देखते हुए इनका नाम इंटरनल रेटिकुलर एपरटस से हटाकर इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया है? तो गोल्जी बॉडी को खोजा कौन, यह याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो खोजा है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, गोल्जी बॉडी। लेकिन गोल्जी बॉडी के देहांत के बाद नाम दिया गया है। जिन्होंने खोजा उन्होंने इंटरनल रेटिकुलर एपरटस नाम दिया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर गोल्जी बॉडी कर दिया गया। अब यह संरचना किसकी बनी हुई है? प्रोटीन लिपिड की बनी हुई, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। अब आइए इसके कार्य पर आ जाए, क्या कार्य करते हैं। अब तक आप जितने कोशिका अंगक को देखे और अब तक दो देखे हैं, उन दोनों से बहुत ज्यादा विस्तृत कार्य है इसका, विस्तृत कार्य है। सबसे पहला कार्य क्या जानते हैं? इसका काम है अंतः कोशिकीय परिवहन। अंतः कोशिकीय परिवहन, और इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं ना? अंतः कोशिकीय परिवहन का मतलब क्या समझ रहे हैं ना? कोशिका द्रव में किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कोशिका द्रव में किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही क्या कहलाता है? तो गोल्जी बॉडी का काम अंतः कोशिकीय परिवहन का है। गोल्जी बॉडी का काम अंतः कोशिकीय परिवहन का है। लेकिन हम बताए थे इससे पहले रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये काम कर रहा था। लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के कार्यों में क्या असमानताएं हैं? असमानता यह है दोस्तों कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह कर रहा था, ये सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कर सकता, कार्बोहाइड्रेट का भी, वसा का भी, प्रोटीन का भी। यानी कि अंतः कोशिकीय परिवहन का कार्य मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय परिवहन का कार्य करता हो, और ऑप्शन में गोल्जी बॉडी भी हो और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो आप किसको आंसर मारिएगा? गोल्जी बॉडी को मारिएगा। क्योंकि यह सिर्फ प्रोटीन से नहीं, यह सिर्फ प्रोटीन का नहीं, बल्कि सभी अवयवों का, सभी अणुओं का, सभी पदार्थों का परिवहन करने में सक्षम है।
उसके बाद जानते हैं इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है सेक्रेशन करना। क्या करना? सेक्रेशन करना। इसको हिंदी में श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण। श्रवण का मतलब है बाहर निकलना, कोई निर्मित पदार्थ बाहर निकला। जैसे ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है और वो हार्मोन ग्रंथियों से बाहर निकलती है, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ग्रंथि के द्वारा हार्मोन का श्रवण होता है, सेक्रेशन होता है। तो ये मुख्य रूप से सेक्रेशन का कार्य करता है। किस पदार्थ का? सभी पदार्थ का। अगर कोशिका द्रव में प्रोटीन की कमी हो गई तो गोल्जी बॉडी वहां पर जाकर प्रोटीन निकालने लगेगा। कोशिका द्रव में अगर वसा फैट की कमी हो गई तो वे वहां जाकर फैट्स को निकालने लगेगा। कोशिका द्रव में अगर कारणवश किसी कार्बोहाइड्रेट का कमी हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कमी हो गई तो ये वहां पर जाकर कार्बोहाइड्रेट निकाल देगा। अब कहिएगा वहां पर जाकर ये कैसे निकाल देगा? इसकी भी संरचना कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा नहीं मिलता है, बस वे महीन नलियों का जाल था, ये रॉड का जाल है। तो एक तरह से इसकी संरचना परिवहन के योग्य है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल समान नहीं तो कुछ हद तक तो मेल खा ही रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? तो ये हर पदार्थ का सेक्रेशन करता है दोस्तों, हर पदार्थ का सेक्रेशन कर सकता है, हर पदार्थ का। अब कहिएगा कि हर पदार्थ का सेक्रेशन कर रहा है, इसका मतलब पहले से हर पदार्थ का गोदाम बना हुआ है इसमें, तब तो ये निकाल रहा है हर पदार्थ। तो दोस्तों ये बात अभी तक पता नहीं चला है कि गोल्जी बॉडी अगर सभी पदार्थों का सेक्रेशन कर रहा, नींद वाला जागिए, सभी पदार्थों का जो सेक्रेशन कर रहा है दोस्तों, तो सभी पदार्थों का सेक्रेशन कर रहा है, तो इतने सारे पदार्थ इसमें आ कहां से रहे हैं? तो इस बात की जानकारी अभी भी नहीं मिली हुई है। यानी कि गोल्जी बॉडी के कार्यों की पूरी तरह जानकारी आज भी जीव वैज्ञानिकों को हासिल नहीं हो, और हासिल ये नहीं हो पाया है दोस्तों कि अगर यह गोल्जी बॉडी सभी पदार्थों का सेक्रेशन करता है तो ये पैकेजिंग कैसे करता है, कब करता है, कहां से करता है। लेकिन अगर यह सभी पदार्थों को सेक्रेट कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह सभी पदार्थों को पहले पैकेजिंग करता होगा। क्या करता होगा? पैकेजिंग। अब सिर्फ पैकेजिंग नहीं, सभी पदार्थों का क्या कर रहा है? पैकेजिंग करके उसे संग्रह भी कर रहा है, तब तो यह सेक्रेशन कर पाएगा। तो गोल्जी बॉडी सभी पदार्थों का सेक्रेशन कर रहा है। इसे सेल का मेन सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, मुख्य श्रवण अंगक कहा जाता है। और अगर यह श्रवण कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह पैकेजिंग और संग्रह का भी कार्य करता होगा। लेकिन 100% इस बात की जानकारी अब भी अपर्याप्त है कि पैकेजिंग और संग्रह का काम यह करता है या नहीं। लेकिन इस कार्य के आधार पर यह माना जा सकता है कि गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का भी कार्य कर रहा है और तो इसका कार्य गोल्जी बॉडी का कार्य पैकेजिंग का है, किसका? सभी पदार्थों का। इसका कार्य संग्रह करने का है, किसका? सभी पदार्थों का। इसका कार्य संग्रह कर सेक्रेशन करने का है, किसका? सभी पदार्थों का। उसके बाद यह मुख्य रूप से किसका कार्य करती है? अब जिस तरह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण किया था, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण किया था, गोल्जी बॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड जैसे जैव अणुओं का या पदार्थों का संश्लेषण करता है। और गोल्जी बॉडी आगे हम एक ऐसी कोशिका अंगक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को बनाने में योगदान देता है कौन? तो गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है? अंतःकोशिकीय परिवहन का। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भिन्न यह अंतःकोशिकीय परिवहन इस तरह करता है कि यह सभी पदार्थों का परिवहन कर सकता है। उसके बाद इसका कार्य पैकेजिंग, संग्रह और श्रवण का है। पैकेजिंग, संग्रह और श्रवण का। उसके बाद यह लाइसोसोम का निर्माण करवाता है और यह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जैसे अणुओं का, पदार्थों का संश्लेषण करता है। दोस्तों क्लियर हो गया?
कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए। गोल्जी बॉडी क्लियर है। एक बार पुनः आइए, गोल्जी बॉडी से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले आ सकते हैं कि कोशिका द्रव में मुड़े हुए छड़ के गुच्छों की समान संरचना को क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को पौधों के संदर्भ में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। लेकिन ऐसा नहीं कि इसे जंतु के संदर्भ में नहीं कहेंगे डिक्टियोसोम। लेकिन जीव वैज्ञानिक के जितने भी राइटर हैं ना, या एनसीईआरटी बुक्स भी डिक्टियोसोम का इस्तेमाल पौधों के संदर्भ में किए। क्यों किए हैं ये बात कोई राइटर ने लिखे, लेकिन किए हैं। तो आप ये याद रखिए कि गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। मुड़े हुए छड़ को डाल्टन तथा फेलिक्स ने क्या कहा है? सिस्टर्नी कहा है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका द्रव में सिस्टर्नियों के समूह वाली संरचना को क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था। अंतःकोश के परिवहन का मुख्य कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी का। कोशिका द्रव में भिन्न भिन्न पदार्थों का पैकेजिंग और संग्रह कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी। कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी। कोशिका द्रव का मुख्य श्रवण अंग कौन है? गोल्जी बॉडी। ठीक है। और इनके कार्यों का पूर्ण रूप से जानकारी आज भी नहीं लगी। दोस्तों ऐसा नहीं कि कोशिका के बारे में सारा जानकारी निकलकर सामने आ गया। अभी भी रिसर्च हो रहे हैं इस पर, और हर विकासशील और विकसित देश कोशिकाओं के संबंध में रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं, जहां वे बड़े से बड़े वैज्ञानिक को हायर करके दिन रात रिसर्च करवा रहे हैं। भारत में ही ऐसा रिसर्च सेंटर है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर, जो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? जहां वैज्ञानिक सेल के संबंध में रिसर्च करके नए नए जानकारियों को प्रकाश में लाते रहते हैं। दोस्तों अब कहिएगा कि इतना झूठ मूठ के छोटका छोटका चीज में इतना पैसा खर्चा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सेल से ही सजीव बना है। सेल के बारे में पूर्ण जानकारी मानव सभ्यता के विकास में सबसे अहम रोल पैदा करेगा दोस्तों। ठीक है ना? आइए दोस्तों, अगला और अगली संरचना आपको बेहोश कर देगा। बेहोश। कभी अब तक जितने भी संरचना थे दोस्तों वो कार्य कर रहे थे। ठीक है, वे क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। लाइसोसोम भी कार्य करेगा, लेकिन दोस्तों इसको ये कभी कभी ऐसा भी कार्य करता है कि सबको तहस नहस कर देता है। लेकिन तहस नहस भी होना जरूरी है। ठीक है, हिंदू धर्म में एक धार्मिक मान्यता है कि प्रलय होना जरूरी है। जब पापों से धरती दब जाएगी तो तब प्रलय आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मान्यता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, या है होगा भी तो हम जानते नहीं कि आपको बताएं। उसी तरह दोस्तों कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है। मृत्यु होगा कैसे? तो आदमी का मृत्यु कैसे होता है? एज बढ़ते जाता है, धीरे धीरे उसके अंग के कार्य करने की कार्य क्षमता घटते जाती है, अंत में अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह कोशिकाओं का भी मृत्यु एक अटल सत्य है। उसको भी एक दिन मरना है, और नए कोशिका लगातार बनते रहते हैं जो उसका जगह लेते रहते। तो लाइसोसोम कोशिका को मरने से रिलेटेड है। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका से मरने से रिलेटेड है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बोर्ड पर भटक रहा है ध्यान बहुत का। लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। चलिए दोस्तों, लाइसोसोम 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 क्या है? लाइसोसोम कोशिका अंगक है। कहां रहता है? कोशिका द्रव में रहता है। ये दो बात तो हम जान ही रहे हैं। अब दोस्तों लाइसोसोम की आकृति कैसी होती है? मान लीजिए ये सेल है। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है यह भी छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना, लेकिन ये राइबोसोम की तरह नहीं है। राइबोसोम जो था दोस्तों वो झिल्ली विहीन संरचना थी, लेकिन लाइसोसोम के ऊपर झिल्ली। तो लाइसोसोम भी छोटी छोटी थैली के समान संरचना है, लेकिन ये थैली राइबोसोम से बड़ी होती है और झिल्लीदार होती है।
हालांकि यह कोशिका द्रव के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुरूपता को दर्शाता है, यानी कि सारे संरचना एक समान थैली के रूप में नहीं होती है। ठीक है, कुछ थैली घनाकार भी होती है, कुछ थैली क्या होती है, घनाकार भी होती है। ठीक है, घनाकार भी होती है। घनाकार गड़बड़ा गया है लगता है ना, ज्यादा घना हो गया। चलिए अब ठीक से हुआ है घनाकार। क्या दोस्तों, तो ये बहुरूपता को दर्शाता है। बहुरूपता को दर्शाने का मतलब कि हर लाइसोसोम आपको साइटोप्लाज्म में एक तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ घनाकार दिखाई पड़ेगा, कुछ वर्गाकार दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब घनाकार वर्गाकार बोर्ड पर तो एक के जैसा दिखेगा, क्योंकि घन एक 3D पिक्चर आप जान रहे हैं। तो कुछ घनाकार दिखाई देगा, कुछ वर्गाकार दिखाई देगा, कुछ गोलाकार दिखाई देगा, लेकिन जैसा भी दिखाई दे सब थैली के समान दिखाई देगा। कोई मुड़ा हुआ छर या नलियों के जाल की तरह यह आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इस लाइसोसोम की संख्या पौधों में कम है, जंतुओं में ज्यादा। और लाइसोसोम की जो ये थैली होती है ना, इस थैली के अंदर ढेर सारे पावरफुल एंजाइम पाए जाते हैं। अब कहिए एंजाइम किसे कहते हैं? ठीक है, एंजाइम जिसे भी कहते हैं, लेकिन आप समझिए एंजाइम होता है जो बंद होता है इस लाइसोसोम। एक चैप्टर है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एंजाइम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एंजाइम कुछ ना कुछ कार्य करवाने वाले अणु हैं। करते नहीं है, करवाते हैं, उसकाते हैं। ठीक है, कार्य करने के लिए। लेकिन इस लाइसोसोम के थैली में जो होता है ना, पावरफुल एंजाइम होता है, जिसका प्रभाव एसिड अम्लों की तरह होता है। जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब गिर जाएगा ना, आपके त्वचा पर फोफले बन जाएंगे, चमड़ी उधेर जाएगा। एसिड, कुछ एसिड, हालांकि बहुत एसिड को तो मस्ती से खाते हैं, जैसे नींबू का सिट्रिक एसिड मजा ले लेकर खाते हैं। लेकिन कुछ एसिड जो है वो आपके त्वचा पर गिर जाएगा दोस्तों, त्वचा पर फोफले बन जाएंगे, फोफले। ठीक उसी तरह का एंजाइम, एसिड नहीं एंजाइम, इस लाइसोसोम की थैली में बंद रहता है। लगभग 20-21 प्रकार का एंजाइम, और लाइसोसोम की थैली में बंद इस एंजाइम को कहते हैं दोस्तों, लाइसोसोम के थैली में बंद इस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक। इसमें जो बंद है एंजाइम, इस एंजाइम को क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम की संरचना थैलियों के समान होती है, जो बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोशिका द्रव में लाइसोसोम की थैली सारी एक जैसी नहीं होती है। और इस लाइसोसोम के थैली समान संरचनाओं के भीतर 20-21 प्रकार के खतरनाक एंजाइम बंद पड़े रहते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर हो गया। अब आइए इसके कार्य को देखते हैं। बनी हुई किससे? प्रोटीन, लिपिड से। याद रखिएगा, अधिकांश संरचनाएं कोशिका के अंदर जो बनी होती है वे प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अधिकांश संरचनाएं जो बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आइए ये कार्य क्या करते हैं? जिसके पास इतना खतरनाक एंजाइम है, वे कौन सा कार्य करते हैं, ये अंदाज लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला काम है लाइसोसोम का, और मुख्य काम है कोशिका को खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खतरनाक वायरस, खतरनाक बैक्टीरिया से बचाना। जब कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव इसमें प्रवेश कर जाते हैं, जब कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाते हैं कोशिका द्रव में,
तो यह हानिकारक एंजाइम जो है दोस्तों, यह हानिकारक एंजाइम, सॉरी ये हानिकारक नहीं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस सूक्ष्म जीव पर जा करके उसे मार डालता है। यानी कि कोशिकाओं को खतरनाक बैक्टीरिया वायरस से बचाने की जिम्मेदारी किस पर है? लाइसोसोम पर है। और ये बचाता है इसलिए कि इसके पास पावरफुल एंजाइम है जो इसे हानिकारक सूक्ष्मजीवों पर जाकर छोड़ देता है, जिससे वो मर जाते हैं। अब आप कहिएगा कि कोरोना को काहे न मार पाता ही है? तो दोस्तों, लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अपनी एक क्षमता है, उसी क्षमता के अनुरूप यह काम करता है। एक सिलेंडर ट्रैक्टर से धान के खेत का क्या कहते हैं कदवा करने चल जाएगा, होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। समझते हैं ना जी? बिहार में धान का खेती प्रमुख रूप से होता है। नहीं समझते हैं तो बिहारियतपन में शक करने लगेगा लोग दोस्तों। तो आप समझते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं हो सकता, उसके लिए कम से कम 3 सिलेंडर वाली ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, जो 55-65 एचपी का हो। तो वही बात है दोस्तों कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वे हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को मारने में सक्षम है, लेकिन अपनी एक शक्ति है, उस शक्ति के अनुरूप यह कार्य कर सकता है। वे अपने शक्ति के अनुरूप वह कार्य करता है, इसलिए कोरोना को नहीं मार सकते, कोरोना मारने की औकात इसको नहीं है। तो पहला कार्य समझ गए ना, और यही मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य दोस्तों कि कोशिका के अंदर जो कोशिका अंगक है, कोशिका के अंदर जो कोशिका अंगक, जैसे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी तो पढ़ ही लिए। हर कोशिका अंगक की एक निश्चित आयु होती है, जिसके बाद वह काम करना बंद कर देते हैं, वे मृत हो जाते हैं और फिर उसका निर्माण होता है। क्योंकि बताए थे कि ऑर्गेनॉइड सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो समय समय पर नए बनते रहते। तो जो कोशिका अंगक मृत हो गए हैं, जो कोई काम लायक कोशिका द्रव्य में नहीं बचे हैं, उस पर यह लाइसोसोम जाएगा, एंजाइम छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा, वे कोशिका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यानी कि ऐसे कोशिका अंगक जो अब कोई काम के लायक नहीं रह गए हैं, वैसे कोशिका अंगक को लाइसोसोम पचा करके कोशिका को साफ सुथरा बनाए रखता है, कोशिका का अंदर से सफाइया करते रहता है। अब आइए दोस्तों कि इसमें बड़ी पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। अगर कोशिका की आयु खत्म हो जाती है, या कोशिका का आयु अब खत्म पूरा हो गया, कोशिका की आयु मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक भी होती है। जैसे आप आरबीसी की आयु 90 से 120 दिन तक होता है, ये आप सामान्य रूप से जानते होंगे। कुछ की 1 मिनट से भी कम होती है। तो जब कोशिका अपनी आयु पूरा कर लेते हैं तो वे मरते कैसे हैं? तो उस समय जब कोशिका की आयु पूरा होने वाला रहेगा, उसका लाइसोसोम अपने आप फट जाएगा। अपने आप क्या होगा? फट जाएगा। और जब लाइसोसोम फट जाएगा तो उसका एंजाइम सारे तरफ फैल जाएगा, और उस एंजाइम के प्रभाव से कोशिका का सभी अंगक नष्ट हो जाएंगे। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रभाव से सभी कोशिका अंगक नष्ट हो जाते हैं, और खुद लाइसोसोम भी नष्ट हो जाते हैं। यानी लाइसोसोम खुद अपनी ही एंजाइम से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है, जब बाहर से निकलकर उस पर वो पड़ता है। भीतर में कोई दिक्कत नहीं, इसी का एंजाइम इसी पर पड़ गया, मर गया। तो कोशिका जब अपनी आयु पूरा कर लेते हैं, कोशिका का जब अंत समय आता है, तो ये मृत्यु को कैसे प्राप्त करते हैं? तो अंत समय आते ही उसके लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे हाइड्रोलाइटिक पावरफुल हाइड्रोलाइटिक चारों तरफ फैल करके सभी कोशिका अंगकों को मार देते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि वो लाइसोसोम को भी मार देते हैं, और इस तरह कोशिका का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। कोशिका का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, ठीक है। और कोशिका मर गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोशिका आयु पूरा करेगा तभी लाइसोसोम फटेगा।
कोशिका के अंदर अगर किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होगा, करबरी उत्पन्न हुआ, तो दोस्तों तब भी लाइसोसोम फट करके कोशिका को मार सकता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से कोशिका को मृत्यु में सहयोग लाइसोसोम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोशिका को जवानी में या नहीं मारेगा, जब भी फटेगा तब मार देगा और खुद मरेगा। वैसे लाइसोसोम, कोशिका के बिना लाइसोसोम के अस्तित्व की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो इस कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। और आत्महत्या की थैली इसलिए क्योंकि यह अपनी ही एंजाइम से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं। क्लियर हो गया? लाइसोसोम में कोई दिक्कत? इसका खोज से मात्र एक वैज्ञानिक जुड़ा हुआ है, डी डबे। ठीक है, डी डबे को इसके लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, कोई दिक्कत? गोल्गी बॉडी समझे, राइबोसोम समझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई दिक्कत नहीं, लाइसोसोम में कोई दिक्कत नहीं। आइए अगली संरचना पर। अगली जो संरचना है आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनसीईआरटी बुक में इसे सूत्र कणिका नाम दिया गया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम एनसीईआरटी के किताब में सूत्र कणिका। लेकिन बिहार के जितने भी फेमस राइटर हैं जो भारतीय भवन और स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन से लिखते हैं, वे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखते हैं हिंदी में। फिर भी सूत्र कणिका एनसीईआरटी बुक्स दिया है तो आप याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहते हैं। सूत्र कणिका, फिलहाल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे। अब तक आप जितनी भी आकृति पढ़े हैं उनमें यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हालांकि जब आप प्लांट सेल कहिएगा तो प्लांट के सेल में इससे भी बड़ा एक आकृति है, इससे भी बड़ा। और माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की सबसे बड़ी आकृति, सबसे बड़ी संरचना है। किसका? जंतु कोशिका का सबसे बड़ी संरचना। और यह माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ी है। हालांकि पौधे के कोशिका में इससे भी बड़ी एक संरचना है जो ठीक इसके बाद हम पढ़ेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी आकृति है जो पल पल अपने आकृति को बदलती रहती है, परिवर्तनशील आकृति। इससे पहले लाइसोसोम जब पढ़े थे तो हम पढ़े थे कि लाइसोसोम बहुरूपता को दर्शाता है। मतलब भिन्न भिन्न तरह के लाइसोसोम कोशिका द्रव में बिखरे हुए थे, लेकिन लाइसोसोम की जैसी भी आकृति हो वे परिवर्तनशील नहीं था, जो भी था कांस्टेंट था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव का एक ऐसा कोशिका अंगक है जो अपने आकृति को पल पल बदलते रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया जितनी आकृति को बदलती है उतना ऐसा कोई नहीं है। कुछ कोशिका अंगक है जो अपने आकृति को कोशिका के कार्यों के हिसाब से बदलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इतनी नहीं। यानी इसकी आकृति परिवर्तनशील है, इसकी आकृति परिवर्तनशील है। लेकिन फिर भी जब कभी यह थोड़े से भी समय के लिए स्थिर होती है तब यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई पड़ता है। जब भी यह थोड़े समय के लिए स्थिर होती है, जब भी यह थोड़े समय के लिए स्थिर होती है तो यह कैसे दिखाई पड़ती है? कैसे? तो आपको बताते हैं कि कैसे दिखाई पड़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ी के एकदम डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। कितना? डबल लेयर। डबल लेयर, न्यूक्लियस को हटा देते हैं, अब समझ लीजिएगा न्यूक्लियस है, डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। डबल लेयर यानी एक लेयर और एक दूसरा लेयर, एक दूसरा लेयर। अब तक जितना भी था दोस्तों, अब तक जितना भी था वह उस पर कितना लेयर था? झिल्ली का। राइबोसोम पर तो कोई लेयर था ही नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पर डबल लेयर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पर
तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा परिवर्तनशील आकृति है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लियों से घिरी हुई संरचना, दोहरी झिल्ली से। अब तक हम जितने भी कोशिका अंगक के बारे में पढ़े हैं वे सभी सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, यानी कि एक झिल्लियों से घिरा हुआ था, जिसमें राइबोसोम पर कोई झिल्लियां नहीं थी। लेकिन डबल लेयर मेम्ब्रेन, बाहर वाला को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, भीतर वाला को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई कारण नहीं है, जीव वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया है, इसलिए कहना पड़ रहा है। जैसे हमारा नाम एक्स है, वाई है, जेड है। क्यों है? क्यों नहीं है, माता पिता रख दिए हैं इसलिए है। तो वही बात है दोस्तों, कोई लॉजिक नहीं कि मैट्रिक्स नाम क्यों है। कहीं कहीं नाम पर लॉजिक है, जैसे कि गोल्जी बॉडी का नाम पर क्यों है नाम गोल्जी बॉडी, उसका कारण है। ठीक है, तो इसका कोई कारण है। भीतरी भाग, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स जो है ये कहीं का पूरा खाली होता नहीं, इसमें कोशिका द्रव के समान ही पदार्थ भरे रहते हैं। इसमें कोशिका द्रव के समान पदार्थ क्या होते हैं? भरे होते हैं। कोशिका द्रव के समान पदार्थ भरे होते हैं। और इसमें कोशिका द्रव के समान जो पदार्थ बने होते हैं उसमें एक खास मॉलिक्यूल्स होता है, डीएनए, आरएनए, विभिन्न प्रकार का एंजाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि डीएनए के पास एक खास मॉलिक्यूल्स है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक खास मॉलिक्यूल्स है। कौन? ये अब तक किसी में नहीं था। डीएनए मॉलिक्यूल्स इतना पावरफुल मॉलिक्यूल्स है जो अपना फोटो स्टेट कर सकता है, यानी डीएनए अणु से डीएनए का निर्माण हो सकता है। और डीएनए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अणु है। आप जानते हैं ना, शेर का बच्चा शेरे पैदा होगा, आदमी का बच्चा आदमी पैदा होगा। कैसे पता चलता है? उसमें सबसे डीएनए की भूमिका सबसे प्रबल होती है। अन्य भी कई भूमिकाएं हैं, और कितनी भूमिकाएं हैं इसको पढ़ने के लिए चैप्टर है जेनेटिक्स, जिसमें हम देखते हैं आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, किन गुणों वाली होगी, कितनी भिन्नताएं होगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो ये डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। और जिसमें डीएनए है, समझिए एक विकसित कोशिका अंगक, विकसित यानी अब तक आप जितने भी कोशिका अंगक पढ़े हैं उसमें सबसे डेवलप्ड कोशिका अंगक कौन है? सबसे डेवलप्ड कोशिका अंगक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? तो इसके पास डीएनए है। अब कहिए डीएनए से क्या चीज है? डीएनए के पास ढेर सारे सूचनाएं बड़ी पड़ी है। सूचनाएं आधुनिक नहीं, प्राचीन काल में भी देखते होंगे कि वे राज बड़ी सशक्त होते थे जिनके पास सूचनाओं का संग्रह होता था, यानी गुप्तचर विभाग बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे। आज भी आप जानते होंगे इजराइल एक ऐसा देश है जो काफी सशक्त है, काफी छोटे होने के बाद बड़े से बड़े देश को ऐसे का ऐसे कर देता है। जानते हैं उसमें एक सबसे बड़ा कारण क्या कि उसका गुप्तचर विभाग बहुत ही ज्यादा सक्रिय और योग्य और विकसित है। उसी तरह यह डीएनए जो है सेम टू सेम डीएनए सूचनाओं को भंडार है। कोशिका को क्या करनी चाहिए, कब क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सारी तरह के सूचनाओं का संग्रह किसमें है? और ये डीएनए अणु माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, जो विकसित होने का निशानी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर से घिरा हुआ, आउटर लेयर, इनर लेयर, और भीतरी भाग को क्या कहते हैं, या भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स यानी समझिए खाली है, इसमें भी तरल पदार्थ यानी कि कोशिका द्रव के समान पदार्थ ही भरे पड़े हैं। कोशिका द्रव के समान पदार्थ ही भरे पड़े हैं दोस्तों, कोशिका द्रव के समान। अब आइए कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी भाग है दोस्तों,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी भाग है, इस भीतरी भाग में उंगली के समान उभार नजर आते हैं। ठीक है, उंगली के समान क्या नजर आते हैं दोस्तों? उभार नजर आते हैं। कि बाहरी झिल्ली या भीतरी झिल्ली पर? भीतरी झिल्ली पर। भीतरी झिल्ली पर इस तरह उंगलियों के समान क्या नजर आते हैं? उभार नजर, उंगली के समान लगेगा एकदम कोई उंगली के समान संरचनाएं बना हुआ है। ये बाहरी झिल्ली से नहीं लगी होती है, किन झिल्लियों से लगी होती है? भीतरी झिल्ली से लगी होती है दोस्तों। किन झिल्लियों से लगी होती है? भीतरी झिल्ली से लगी होती है। किन झिल्लियों से लगी होती है? भीतरी झिल्ली से लगी होती है। किन झिल्लियों से लगी होती है? भीतरी झिल्ली से लगी होती है। तो भीतरी झिल्ली से उंगलियों के समान जो उभार जैसी संरचनाएं लगी होती है, उंगलियों के समान जो उभार से जिस संरचना लगी होती है, इसका नाम है क्रिस्टी। इसका नाम क्या है? 2 लेयर मेम्ब्रेन से गुहा है। भीतरी भाग का नाम है, भीतरी गुहा का नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंतर्गत सभी कुछ आ जाएंगे जो इसके अंदर भरे पड़े हैं। और उंगलियों के समान जो उभार वाले संरचना, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये भी लिपिड और प्रोटीन के ही बने हुए। ये लिपिड और प्रोटीन के बने। तो संरचना समझ गए माइटोकॉन्ड्रिया का? सबसे बड़ा डबल लेयर डीएनए युक्त, डबल लेयर बना हुआ है, डीएनए युक्त कोशिका अंगक है। जंतु का सबसे बड़ा कोशिका अंगक हो जाता है, सबसे विकसित कोशिका अंगक हो जाता है। परिवर्तनशील आकृति है, जब थोड़े भी समय के लिए रुकती है तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखती है। उंगलियों के समान जो उभार जैसी संरचना है, उसको क्या कहते हैं? अब आइए, ये कार्य क्या करते दोस्तों? ये कार्य क्या करते हैं? इसका मुख्य कार्य है श्वसन की प्रक्रियाओं को संपन्न करवाना। इसका क्या कार्य है? श्वसन समझते हैं? नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक पूरी की पूरी चैप्टर है श्वसन का, रिस्पिरेशन। श्वसन कहां होता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर में होता है। कहां पर होता है? तो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक श्वसन है और एक सांस लेना है। सांस लेना छोड़ना श्वसन नहीं है, बल्कि श्वसन का एक छोटा सा प्रक्रिया है। अंतर यह है दोस्तों कि श्वसन में केवल ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है, जबकि सांस हम सभी गैस लेते हैं। आपसे पूछ लेगा कि मानव कौन गैस सांस लेता है? सब गैस। प्रदूषण है तो उसको भी अंदर कर लेते हैं। लेकिन जब यह पूछ देगा कि मनुष्य श्वसन में कौन गैस का इस्तेमाल करता है? ऑक्सीजन का। और श्वसन का मतलब होता है शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होना। तो श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है श्वसन की प्रक्रियाओं को संपन्न करवाना। श्वसन की प्रक्रियाओं को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? और श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। किस रूप में? आप भोजन खा लिए, पच गया, ऊर्जा मिल गया आपको? नहीं, वे पचा हुआ भोजन कोशिका में जाएगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वो पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कर क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, तब आपको ऊर्जा मिलेगा। यानी कि हम जो ऊर्जा खर्च करते हैं, हमारी कोशिकाएं जो ऊर्जा खर्च करती है दोस्तों, किस रूप में? एटीपी के रूप में। आप देखिए तो पचा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा। फिर जो हम सांस लेते हैं उसका ऑक्सीजन भी प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है। और पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? और एटीपी ही ऊर्जा का स्रोत है। और यह रिएक्शन कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर हो रहा है, क्रिस्टी में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्यों हो रहा है? तो श्वसन को संपन्न कराने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम की जरूरत होती है। और वो विशेष प्रकार का एंजाइम केवल कहां मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। वे विशेष प्रकार का एंजाइम कहां मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है श्वसन को संपन्न करवाना, यानी एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एटीपी का यानी कि ऊर्जा का सिर्फ निर्माण नहीं होता है बल्कि स्टोर भी होता है। श्वसन के दौरान लगातार एटीपी बनते रहते हैं, श्वसन के दौरान लगातार एटीपी बनते रहते हैं। और श्वसन के दौरान जो लगातार एटीपी बनते रहते हैं उसका लगातार खर्च नहीं होते रहता है, बल्कि एटीपी का कुछ भाग संचित रहता है, कुछ भाग खर्च होते रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में न सिर्फ एटीपी का निर्माण होता है बल्कि एटीपी स्टोर भी रहते हैं, स्टोर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। तो समझे माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार कोशिका अंगक के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का है या एकक झिल्ली का बना? माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव में कौन सा कोशिका अंगक की आकृति सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होती है? जितनी माइटोकॉन्ड्रिया उतनी किसी की नहीं होती है। श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिका के किस अंगक में संपन्न होता है? एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिका अंगक में होता है? पावर हाउस किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? एटीपी के संचित होने के कारण। और इसका हिंदी नाम क्या है? आइए इसके खोज से जुड़ते हैं। इससे कई वैज्ञानिक जुड़े हुए, कई वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े हुए दोस्तों वैज्ञानिक जो हैं रिचर्ड अल्टमान जुड़े हुए हैं। इससे जो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं रिचर्ड अल्टमान, उसके बाद जुड़ा हुआ है बेंडा, उसके बाद जुड़ा हुआ किंग सबरी, उसके बाद कौन जुड़े हुए हैं? वारबर्ग। कई यानी कि 4 वैज्ञानिक जुड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों से और संरचनाओं से। रिचर्ड अल्टमान वे साइंटिस्ट है, वे जीव वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। और रिचर्ड अल्टमान ने खोजकर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा वो बायोब्लास्ट रखा। आगे चलकर बायोब्लास्ट से नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया देने वाले कौन थे? बेंडा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिए थे कौन? बेंडा। आगे चलकर किंग सबरी इस बात का पता लगाया कि श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है? आगे चलकर वारबर्ग ने यह पता लगाया कि श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए होती है क्योंकि श्वसन को संपन्न कराने वाले एंजाइम कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई दिक्कत? बात को समझे। अंतःप्रद्रवी जालिका को समझे, राइबोसोम को समझे, गोल्जी बॉडी को समझे, माइटो। इतने कोशिका अंगक से अब कोई भी प्रश्न आएगा तो बना दीजिएगा ना। आपके नोट में ही आएगा कि आपके नोट में बनाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े सारे प्रश्न नोट्स का बन जाना चाहिए। ठीक है। कोई भी दिक्कत है, प्रश्न को बनाने में कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप नंबर मेरा पब्लिक किया हुआ है। ठीक है। और कहां है? हर जगह खोजने वाले को मिलेगा है। ठीक है। तो सार्वजनिक टेलीग्राम ग्रुप पर है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है, सबको पता भी होगा 90% को। लेकिन व्हाट्सएप का जवाब 11 बजे रात के बाद ही हम दे पाते हैं। कॉल भी कीजिएगा 11 बजे बाद के रात कीजिएगा। ठीक है। अब अभी कोई कॉल करेगा हम उठा पाएंगे नहीं। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो, लगता है कि बात करना जरूरी है या व्हाट्सएप से कोई सवाल लेना जरूरी है, तो रात को 11 बजे के बाद बिल्कुल हम फ्री रहते हैं और 2 बजे तक सर्विस देते हैं दोस्तों। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। मिलते हैं अगले क्लास में।